तो चलिए हम लोग जो है सीबीएसई बोर्ड सीबीएसई 2025 सेट 1 सेक्शन सी कोड की बात किया जाए तो कोड 5511 का क्वेश्चन नंबर जो है 24 को देखते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर में कहा गया है सो दैट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप द करंट I in the coil of the inductance L is half Li square। प्रूफ करना है कि इंडक्टर के द्वारा जो एनर्जी स्टोर होता है किसके इक्वल होता है, हाफ Li स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी टोटल वर्क डन किसके इक्वल होगा, हाफ Li स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एनर्जी स्टोर करने का जो रेस्ट चार्ज के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग एक डिवाइस बनाए थे जिसका नाम है कैपेसिटर। कैपेसिटर के द्वारा जो एनर्जी स्टोर होता है, कैपेसिटर के द्वारा जो एनर्जी स्टोर होता है वह किसके इक्वल होता है, हाफ CV स्क्वायर के इक्वल होता है। इसी प्रकार से अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात किया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर करने का डिवाइस जो होता है वो इंडक्टर होता है, और इंडक्टर के द्वारा जो एनर्जी स्टोर होता है वो किसके इक्वल होता है, हाफ Li स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसी को हम लोग जो है डिराइव करना इस क्वेश्चन में 24 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ए में कह रहा है कि सो दैट एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप द करंट I in a coil of inductor L is half Li square। तो यदि इंडक्टर की बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं कि इंडक्टर के अंदर जो है इंड्यूस्ड EMF डेवलप होता है। वह इंड्यूस्ड EMF किसके इक्वल होता है, E इज इक्वल टू -L di/dt के इक्वल होता है। अगर इंडक्टर के बेसिक कंसेप्ट को हम लोग समझे तो यह इंड्यूस्ड EMF -L di/dt कैसे प्राप्त होगा, तो हम लोग जानते हैं कि जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होता है N∅V, यह मैग्नेटिक फ्लक्स जो है प्रोपोर्शनल होता है करंट के। करंट के बढ़ने से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा और घटने से जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का मान घटेगा, क्योंकि फ्लक्स जो ∅V जो होता है, ∅V किसके इक्वल होता है, B.A के इक्वल होगा। और हम लोग जानते हैं कि B बराबर किसके इक्वल होता है, μ0 Ni के इक्वल होता है। यानी I के मान इंक्रीज करने से B का मान इंक्रीज होगा और B के बढ़ने से ∅V बढ़ेगा, इसलिए ∅V और I के बीच में जो है डायरेक्टली रिलेशन होता है। और इंडक्टर के केस में इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हटाते हैं तो N∅V किसके इक्वल होगा, दैट इज L इंटू I, वेयर L इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस एंड इट्स यूनिट इज हेनरी। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ यदि डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो N∅V/dt किसके इक्वल हो जाएगा, LdI/dt के इक्वल होगा। और हम लोग फैराडेज लॉ का जो इंडक्शन का जो नियम कहता है कि इंड्यूस्ड वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड EMF, यानी जो इंड्यूस्ड EMF होता है फैराडेज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जानते हैं, तो किसके इक्वल होता है, -N∅V/dt के इक्वल होता है। तो इस प्रकार से यदि इस इक्वेशन को लिखें, इस इक्वेशन को ध्यान में दें, तो यहाँ से हमें रिजल्ट प्राप्त हो रहा है कि इंड्यूस्ड EMF जो होगा इस इंडक्टर में किसके इक्वल होगा, -L di/dt के इक्वल होगा। इसी को हम लोग इक्वेशन 1 के रूप में लिखे हैं। तो किसी भी इंडक्टर में इंड्यूस्ड EMF का मान कितना होता है, -L di/dt के इक्वल होता है। और अब वर्क डन की बात है तो
वर्क डन जब भी हम निकालेंगे तो एक रिलेशन हम लोग जानते हैं, रिलेशन जो है पावर P जो हो, P किसके इक्वल होता है, पावर इज इक्वल टू W बाई टी के इक्वल होता है, पावर इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई टी। और हम लोग जानते हैं पावर अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो, करंट दिया हो, तो पावर बराबर होता है I इंटू वी के इक्वल होता है, यानी W डिवाइडेड बाई टी किसके इक्वल हो गया, I इंटू वी के इक्वल हो गया, यानी W इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, I इंटू वी इंटू टी के इक्वल होगा। अगर देखा जाए तो करंट को ड्राइव कराने के लिए कुछ एक्सटर्नल सोर्स की आवश्यकता होगी, एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा वर्क डन कराना पड़ेगा, क्योंकि वह वर्क डन अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ काम करेगा। तो अगर कहें कि आई करंट को ड्राइव कराना है तो एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा अगेंस्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्क डन करना पड़ेगा। उसी वर्क डन को यदि कैलकुलेट कर लिया जाए टोटल करंट के लिए तो वह किसके इक्वल होगा, तो इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी के इक्वल होता है। तो कहें कि किसी एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा वर्क डन जो है अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको हम लोग कह रहे हैं DW कह रहे हैं, तो यह DW जो है स्मॉल टाइम इंटरवल में, यहाँ से देखिए यदि कहें कि टाइम जो है इंटरवल स्मॉल हो, आई यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के जगह इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख देते हैं, और यहाँ से देखिए अब जो टाइम को हम कह रहे हैं कि स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल में जो वर्क डन की बात कर रहे हैं वो DW है, यानी DW इज इक्वल टू माइनस अगेंस्ट वर्क डन होगा माइनस आई ई इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड DT। ये जो है इस रिलेशन से कोरिलेट कर कर देखिए तो अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ जो स्मॉल वर्क डन है, स्मॉल करंट को जो है ड्राइव कराने में रिक्वायर्ड वर्क डन जो है DW है। और इसी अगर टोटल वर्क डन की बात किया जाए तो टोटल वर्क डन W, इसको इंटीग्रेट कर दें, अगर मान लेते हैं कि करंट जब जीरो करंट है उस समय जो है वर्क डन की आवश्यकता जीरो था, और हमें आई करंट को ड्राइव कराना है अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो टोटल वर्क डन हम कहां से जीरो से आई तक इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमें टोटल वर्क डन क्या प्राप्त होगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से आई माइनस आई, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यूज कितना है, माइनस L DI ओवर DT इंटू DT। अब देखिए यहां से इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं देन हमें क्या रिजल्ट प्राप्त होगा, ये DT से DT कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, L को बाहर निकाल लेते हैं, L फ्रॉम जीरो से I इंटू DI। अब इस इंटीग्रेशन को यदि कैलकुलेट कर लेते हैं तो यह जो है इंडक्टर के द्वारा स्टोर एनर्जी कहलाएगा। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन यदि कहें तो x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होता है। इसलिए जो टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू L I स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फ्रॉम 0 टू I, एंड दिस इज इक्वल टू W इज इक्वल टू हाफ L I square because lower limit is equal to 0, hence this is proved। यानी कैपेसिटर के द्वारा जो एनर्जी स्टोर हम लोग देखते हैं हाफ CV स्क्वायर होता है, और इंडक्टर के द्वारा जो एनर्जी स्टोर होता है वो किसके इक्वल होगा, हाफ LI स्क्वायर के इक्वल होगा, LI स्क्वायर के इक्वल होगा। तो आई होप कि इसको आप समझ पाए हैं। सिंपल सा डेरिवेशन था, हमने स्टार्टिंग किया था इंडक्टर के कंसेप्ट से। इंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है माइनस L DI ओवर DT के इक्वल होता है।
अगर बात किया जाए कि करंट को ड्राइव कराने के लिए इंडक्टर में वर्क डन करना पड़ेगा, एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा वर्क डन करना पड़ेगा, और वह वर्क डन जो होगा क्योंकि अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्क डन होगा, इसलिए दिस अगर कहते हैं कि स्मॉल करंट को ड्राइव कर रहे हैं तो स्मॉल वर्क डन होगा, और उसको इंटीग्रेट कर दें टोटल करंट के लिए तो फ्रॉम 0 to I इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा हाफ LI² के इक्वल होगा। बी नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कंसिडरिंग द केस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एयर फील्ड करंट carrying a solenoids so that the magnetic energy density of the magnetic field B is B square divided by 2 mu naught के इक्वल है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि सो दैट जो एनर्जी डेंसिटी की बात किया गया है, इंडक्टर के द्वारा स्टोर एनर्जी डेंसिटी की बात है। बी नंबर में प्रूफ करना है कि एनर्जी डेंसिटी जो है किसके इक्वल है, बी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट के इक्वल है। ए एनर्जी डेंसिटी की बात किया गया है, एनर्जी डिवाइडेड बाय पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। तो हम लोग जानते हैं कैपेसिटर में जो कैपेसिटर के द्वारा जो एनर्जी डेंसिटी को डिराइव किया गया है कि एक कैपेसिटर ने एनर्जी स्टोर किया है कितना, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर एनर्जी कैपेसिटर के द्वारा स्टोर एनर्जी है, और एक इंडक्टर के द्वारा स्टोर एनर्जी जो है अभी अभी हम लोगों ने डिराइव किया W बराबर हाफ LI² के इक्वल है। और एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो U दिस इज कल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज कल टू मान लेते हैं एनर्जी को, चलिए हम लोग W से डिनोट करें तो W पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज कल टू किसके इक्वल होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर, वेयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एनर्जी स्टोर का फार्मूला है कैपेसिटर के द्वारा, और जो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर का जो फार्मूला है, एनर्जी डेंसिटी का जो फार्मूला है, बी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट। तो यदि हम लोग सिंपल तरीके से इस रिजल्ट को प्राप्त करना चाहते हैं तो मैक्सवेल का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में यदि ध्यान दें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन एक प्राप्त हुआ था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू c स्पीड ऑफ लाइट इनटू एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो रिलेशन हम लोग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में हम लोगों ने रिलेशन प्राप्त किया है। तो यहाँ से यदि इस वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, क्योंकि कैपेसिटर के लिए रिजल्ट याद है, तो यहाँ से हमें एनर्जी डेंसिटी U इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट, और E नॉट की जगह हम लोग पिक की रख दे वैल्यूज तो C इंटू बी नॉट का क्या स्क्वायर, और यहाँ से रिजल्ट हमें प्राप्त हो रहा है हाफ एप्सिलॉन नॉट C स्क्वायर इंटू बी नॉट के स्क्वायर के इक्वल। और इसी चैप्टर्स में हम लोगों ने एक और रिलेशन को कैलकुलेट किया था, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है दिस इज इक्वल टू 1/√, एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट के इक्वल होता है। तो अगर इसको स्क्वायर कर दे दोनों तरफ तो हम लोग देखते हैं कि जो C स्क्वायर है, C स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, और इस वैल्यूज को यहाँ पे ला कर रख देते हैं तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू C स्क्वायर के जगह पे रख देते हैं तो एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट बी नॉट का स्क्वायर। देखिए यहाँ से एक कैंसिल आउट हो गया, और अब हमें जो रिलेशन प्राप्त हुआ एनर्जी डेंसिटी का इंडक्टर के केस में तो किसके इक्वल है, बी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट। तो इस प्रकार से इस रिजल्ट को हम लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और डिराइव कर सकते हैं। मैक्सवेल का जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इक्वेशन है
वहाँ से हम लोगों ने ये जो कंसेप्ट को लाकर इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। या अगर दूसरे तरीके से हम लोग इसको डिराइव करना चाहें तो उसको भी आसानी से डिराइव किया जा सकता है, क्योंकि इंडक्टर की बात किया गया है। तो चलिए अनदर वे, दूसरे तरीके से यदि इस रिजल्ट को प्राप्त करना चाहें तो हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि जो फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फ्लक्स 5e, टोटल फ्लक्स की बात करें तो n इंटू 5e किसके इक्वल है? इंडक्टर के केस में L इंटू आई के इक्वल है। यदि सोलिनॉइड्स की केस में कहें तो 5e इज इक्वल टू जो होगा दिस इज इक्वल टू b इंटू ए, एंड इस वैल्यूज को यहाँ पे रख देते हैं तो n इंटू बी इंटू ए, दिस इज इक्वल टू L इंटू आई। और यहाँ से यदि हम लोग कैलकुलेट करते हैं I को, करंट किसके इक्वल होगा? तो I बराबर n, अगर L इंडक्टेंस को कैलकुलेट करें तो L बराबर n इंटू बी ए डिवाइडेड बाई I के इक्वल होगा। अगर L को कैलकुलेट कर लें तो L बराबर n बी ए आई के इक्वल होगा। ये जो है हमारा जो रिलेशन है। और हम लोग जो एनर्जी अभी अभी हम लोगों ने निकाला है कि इंडक्टर के द्वारा जो स्टोर एनर्जी होता है W बराबर होता है हाफ L आई के स्क्वायर, यानी इस L को हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं तो वर्क, टोटल वर्क डन जो हमें प्राप्त होगा हाफ n बी ए डिवाइडेड बाई I इंटू आई स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग जो है देखिए यहाँ से I कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो रिजल्ट हमें मिला इंडक्टर के द्वारा जो स्टोर एनर्जी है हाफ n बी ए इंटू आई। और मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलिनॉइड्स के केस में हम लोग जानते हैं कि B बराबर होता है म्यू नॉट एन आई के इक्वल होता है, जहां पे n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के इक्वल होता है। यानी अगर हम लोग जो है इस वैल्यूज को पुट कर दें B के जगह पे, तो B के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से अभी हम लोग पुट कर सकते हैं, B के जगह पे इस वैल्यूज को पुट किया जा सकता है। B के जगह पे रख देते हैं हाफ n एंड म्यू नॉट एन आई इंटू ए इंटू आई। अब देखिए अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, देखिए यहाँ से जो टोटल वर्क डन जो W आ रहा है, W इज इक्वल टू हाफ वेयर n इज द नंबर ऑफ n जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के इक्वल होता है, दैट इज हाफ n म्यू नॉट n डिवाइडेड बाई l, इसको लिख सकते हैं स्मॉल n को, इंटू a इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए यदि हम लोग इसको लिखना चाहें तो दिस इज इक्वल टू हाफ n डिवाइडेड बाई l म्यू नॉट इंटू n डिवाइडेड बाई l इंटू, अब नीचे l से डिवाइड किए हैं तो ऊपर l से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एरिया इंटू लेंथ एंड आई स्क्वायर। अब देखिए एरिया इंटू लेंथ किसके इक्वल होता है? तो यह जो है वॉल्यूम के इक्वल होता है, तो इसको इधर लाएं तो वर्क डन डिवाइडेड बाई एरिया इंटू लेंथ, दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? हाफ n डिवाइडेड बाई l, दिस इज इक्वल टू स्मॉल n, दिस इज इक्वल टू स्मॉल n, यानी स्मॉल n का स्क्वायर इंटू म्यू नॉट i का स्क्वायर। यदि इस इक्वेशन को देखें तो I बराबर किसके इक्वल है? B डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इंटू n। इस वैल्यूज को वहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो रिजल्ट किसके इक्वल होगा? यानी W वर्क डन पर यूनिट एरिया इंटू लेंथ, दैट इज वॉल्यूम, दिस इज इक्वल टू हाफ n स्क्वायर इंटू म्यू नॉट इंटू I की वैल्यूज को रख देते हैं तो B स्क्वायर डिवाइडेड बाई
म्यू नॉट का स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। इस वैल्यूज को हमने पुट कर दिया और यहाँ से देखिए एन स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो गया, इससे एक कैंसिल आउट हो गया और हमें मिला क्या, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको एनर्जी डेंसिटी यू कहें। तो U इज इक्वल टू बी नॉट का स्क्वायर या बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट। इस प्रकार से, इस तरीके से भी जो है इंडक्टर के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो हम लोग डिराइव कर सकते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है। इंडक्टर का जो हमारा कंसेप्ट कहता है कि टोटल फ्लक्स जो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो Li के इक्वल होता है। और हम लोग जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनॉइड्स में, किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट इंटू Ni। इस फार्मूले को यूज कर हम लोग आसानी से इसको डिराइव कर सकते हैं। तो आई होप कि इस कंसेप्ट को भी आप समझ पा रहे हैं। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि 25 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग जो है 25 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय एन AC सोर्स सो दैट the sum of the conduction current IC and the displacement current ID has the same values of all points of the circuits। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात किया गया है और डिस्प्लेसमेंट करंट का बात किया गया है। तो पूर्व में भी हमने इस पे एक बेहतर सा वीडियो बनाकर अपलोड किया है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो इसका कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब भी डिस्प्लेसमेंट करंट की बात होती है, डिस्प्लेसमेंट करंट की बात होगी तो मैक्सवेल का जो है 4 इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट आया था और उसने जो एम्पियर सर्किटल लॉ है उसको मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ के रूप में जो है हम लोग मैक्सवेल के 4 इक्वेशन से जो पढ़ते हैं। मैक्सवेल ने ही पहली बार इसको कंसीडर किया था कि कैपेसिटर के इनसाइड जो प्लेट के बीच का जो रीजन है उस रीजन में कन्वेंशनल करंट के बजाय वहां डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, क्योंकि कन्वेंशनल करंट कैपेसिटर के बीच में जो है 0 के इक्वल है। इस रीजन में कन्वेंशनल करंट का मान क्या है, 0 है। तो निश्चित रूप से डिस्प्लेसमेंट करंट का जो कंसेप्ट मैक्सवेल ने लाया उसमें कई सारे जो है अगर फैराडेज लॉ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट ध्यान होगा तो फैराडेज ने वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप किया और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इंड्यूस्ड करंट की बात किया। वैसे ही मैक्सवेल ने रिवर्स कंसेप्ट को देखा कि अगर वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया जाए तो उसके कारण जो है करंट डेवलप होगा। उस करंट को उसने किसके रूप में देखा, तो उस करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट के रूप में जाना और वह कैपेसिटर का कंसेप्ट था जहां पे मैक्सवेल ने जो है इस कंसेप्ट को लगाया। क्योंकि कैपेसिटर के केस में यदि किरचॉफ्स का जंक्शन रूल को देखा जाए तो किरचॉफ्स का जंक्शन रूल कहता है कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। सम ऑफ द एट अ जंक्शन जितने भी करंट है सबका सम किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो जितना करंट इंटर किया है उतना ही करंट आउट होना चाहिए। अगर कैपेसिटर को देखा जाए तो कन्वेंशनल करंट यहाँ पे तो है, लेकिन इस रीजन में कन्वेंशनल करंट 0 हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इनवैलिड हो गया। इसी प्रकार से कहें कि इस रीजन में तो करंट 0 है, यहाँ पे करंट 0 है कन्वेंशनल करंट, लेकिन यहाँ पे कन्वेंशनल करंट प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब 0 करंट है, यहाँ पे करंट प्राप्त हो रहा है तो फिर यहाँ से जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इनवैलिड हो जा रहा है। तो अगर इस डिस्प्लेसमेंट करंट के कंसेप्ट को मैक्सवेल ने जो शामिल कर देने से यहाँ पे किरचॉफ्स का जो है जंक्शन रूल भी वैलिड हो जाता है। तो मैक्सवेल ने इसका कंसेप्ट दिया था और बताया था कि जो
जो जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है इसको डिफाइंड किया था, ये किसके इक्वल होगा? तो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात किया था। फ्लक्स में चेंज के कारण, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज के कारण करंट डेवलप हुआ है। वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। और हम लोग जानते हैं कि जो फ्लक्स फाई ई जो होता है किसके इक्वल होता है? तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए के इक्वल होगा, दैट इज ई ए कॉस थीटा। एंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू, अगर 0 डिग्री है देन फाई किसके इक्वल हो जाएगा? ई इंटू ए के इक्वल होगा, जब थीटा किसके इक्वल है? 0 डिग्री के इक्वल है। तो यहां से अब देखें, इस प्लेट के अंदर जो कंडक्टिंग प्लेट है, इस प्लेट के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके इक्वल होता है? सिग्मा डिवाइडेड बाई ए के इक्वल होता है। एंड सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है कंडक्टर के केस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड को ये निकाला गया था। तो प्लेट के केस में जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है? सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा की वैल्यूज होता है क्यू डिवाइडेड बाई ए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल हो जाएगा? क्यू ए एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। इस वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दें तो रिजल्ट हमें मिलेगा क्यू डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और एक कैंसिल आउट हो गया, यानी टोटल फ्लक्स की बात किया जाए तो किसके इक्वल है? Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। अब इस इक्वेशन में अगर इस फ्लक्स को पुट कर दिया जाए तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट ID जो है, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर निकल गया डिफरेंशिएशन से, dq बाई dt। अब देखिए यहां से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, dq बाई dt। दिस इज नोन एज कन्वेंशनल करंट, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट किसके इक्वल है? कन्वेंशनल करंट के। यानी ये जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है इससे पता चला, जो पूछा गया है कि सो दैट क्वेश्चन कह रहा है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय एन एसी सोर्स सो दैट द सम ऑफ conduction current IC and the displacement current ID has the same values of all points of the circuit। so देखिए यहाँ पे displacement current किसके इक्वल हो रहा है? कन्वेंशनल करंट के इक्वल हो रहा है। इस प्रकार से हम लोग जो है प्रूफ कर पा रहे हैं कि दोनों की वैल्यूज क्या है? समान है। यदि इसी क्वेश्चंस में बी नंबर क्वेश्चंस की बात किया जाए तो बी नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इन केस ऑफ एबव जो कंसेप्ट है इज किरचॉफ्स फर्स्ट रूल जंक्शन रूल्स वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर एक्सप्लेन। तो बिल्कुल रूप से यदि इस डिस्प्लेसमेंट करंट को शामिल कर दिया गया है तो किरचॉफ्स का जो हम लोगों ने बात किया था अभी कि जंक्शन रूल वैलिड होगा, क्योंकि जंक्शन रूल कहता है कि किसी जंक्शन पे इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट दोनों क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए टोटल करंट का जो मान होता है एट अ जंक्शन वो किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। तो अगर कन्वेंशनल करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल है और डिस्प्लेसमेंट करंट किसके कहाँ पे है? तो इसकी वजूद जो है प्लेट के बीच में है, यानी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट है और यह डिस्प्लेसमेंट करंट किसके इक्वल है? कन्वेंशनल करंट के इक्वल है। तो अगर यहाँ पे देखें तो जो इस प्लेट के आउटसाइड रीजन में करंट हमारा कन्वेंशनल करंट है और इनसाइड रीजन में डिस्प्लेसमेंट करंट है और वो कन्वेंशनल के बराबर है, तो इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट क्या हो जा रहा है? इक्वल हो जा रहा है। इसी प्रकार से इस प्लेट के आउटसाइड जो है हमारा कन्वेंशनल करंट है और इनसाइड डिस्प्लेसमेंट करंट, देखिए दोनों बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि किरचॉफ्स का जो जंक्शन रूल है वह वैलिड हो पा रहा है कैपेसिटर के केस में। तो आई होप कि इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ पाए हैं। और बेहतर से इसको समझना है तो हमने अपने चैनल में स्पेशली इस पे डिस्प्लेसमेंट करंट पे एक वीडियो बनाकर डाला है, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर जो है 26 क्वेश्चन में कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग गिवन रीजन। फर्स्ट ए नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट इजेक्ट विद द सेम काइनेटिक एनर्जी व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस। ए नंबर क्वेश्चंस में कहा गया है कि ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स किसको कहते हैं? जब लाइट जो है मेटल के सरफेस पे फॉल करता है तो लाइट के पास एनर्जी जो होती है एच न्यू एनर्जी होता है, और इस एच न्यू एनर्जी को क्या करते हैं, मेटल्स के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह इसको एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो मेटल से बाहर निकल जाते हैं, स्कैप हो जाते हैं। उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन यह इलेक्ट्रॉन जो है वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी की अगर लाइट उस पर फॉल करेगी, या एनर्जी गैप कहें, उनके एक्साइटेड और ग्राउंड लेवल की जो एनर्जी का जो गैप है उससे ज़्यादा एनर्जी का अगर लाइट फॉल कर रहा है तभी जो है इलेक्ट्रॉन्स उससे इमिट होगा। तो इसमें एक टर्म आता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन जो होता है सर्टेन अमाउंट ऑफ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन स्कैप फ्रॉम द मेटल सरफेस, या कहें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन जो है मेटल के सरफेस से बाहर निकलते हैं उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने के लिए ऐसा नहीं है कि लाइट पड़ा और इलेक्ट्रॉन्स जो है मेटल से निकलना शुरू हो जाएंगे। हर मेटल्स का अपना अलग अलग वर्क फंक्शन होता है। यदि सीजियम मेटल की बात करें तो उसका वर्क फंक्शन कम होता है, वहीं अगर बात करते हैं प्लेटिनम की बात करें तो उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा, तो उससे इलेक्ट्रॉन को इमिट कराना डिफिकल्ट है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए इमिट कराने के लिए, और जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, फाई नॉट का वैल्यूज कम होगा, उससे इलेक्ट्रॉन को आसानी से इमिट कराया जा सकता है। तो क्वेश्चंस कह रहा है कि ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट इजेक्ट विद द सेम काइनेटिक एनर्जी व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस। बिल्कुल यस। क्यों? सभी इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर, अगर मान लेते हैं कि ये कोई मेटल प्लेट्स है, तो अगर आप आइंस्टीन का कंसेप्ट को देखिए तो आइंस्टीन ने कहा था कि मैक्सिमम काइनेटिक के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। ये इक्वेशन की बात किया था आइंस्टीन ने, कहे थे कि जो मेटल के सरफेस के करीब कई लेवल, कई तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी एनर्जी अलग अलग है। मेटल के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी डिफरेंट है, भले जो इंसिडेंट लाइट उस पे फॉल कर रही है एच न्यू एनर्जी, ए एनर्जी समान है, लेकिन मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी तो डिफरेंट है। तो कुछ ना कुछ मान लेते हैं कि जो सरफेस के नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो एच न्यू एनर्जी पाकर तुरंत बाहर निकल गए, लेकिन जो सरफेस से दूर के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको तो इस यहां से यहां जाने में कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा। जब ए एनर्जी, इसका मतलब क्या है, अब एच जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल गए, एच न्यू मिला, वहां से निकल गए एनर्जी एच न्यू एनर्जी के साथ, लेकिन यहां वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है कुछ एनर्जी का लॉस किए हैं। तो अगर एच न्यू एनर्जी के बराबर हो जाएगा तब तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इनवैलिड हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ, जिसको हम लोग फाई नॉट वर्क फंक्शन कह रहे हैं, यानी वो टोटल एच न्यू एनर्जी में से वो फाई नॉट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसलिए जो है जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इजेक्ट कराने में अलग अलग काइनेटिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। अंतिम जो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसको अगर बाहर निकाल रहे हैं तो उसके लिए जो है ज़्यादा एनर्जी, काइनेटिक ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट इजेक्ट विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। जितने भी इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं मेटल के सरफेस से, सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या सेम नहीं होगी, डिफर होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चंस में बात कर रहा है इसमें, द सेचुरेशन करंट इन केस
डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी। तो हम लोगों ने ग्राफ देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फोटो करेंट्स की बात करें तो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, वो इंक्रीज करेगा, तो फोटो करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो क्वेश्चंस कह रहा है कि द सेचुरेशन करंट इन केस ऑफ डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी। तो अगर फोटो इलेक्ट्रॉन, अगर इंटेंसिटी की बात करें कि इंटेंसिटी मान लेते हैं पहले I1 है, और फिर हमने जो है एक अनदर इंटेंसिटी कंसीडर किया है I2। इफ I1 इज ग्रेटर देन I2, अगर इंटेंसिटी I1 ज़्यादा है तो इसमें से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट होंगे वह भी क्या ज़्यादा होगा, और जो फोटो करंट मिलेगा वह भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि इंटेंसिटी से फोटो करंट डायरेक्टली रिलेशन रखता है, तो सेचुरेशन भी हमारा क्या होगा, डिफरेंट प्राप्त होगा। और अगर हम लोग को ध्यान हो तो ग्राफ में भी हम लोगों ने देखा था कि कुछ ग्राफ इस प्रकार से जो देखने को मिलता था, कुछ जो है इस प्रकार से हम लोग डिफरेंट इंटेंसिटी इस पे फोटो करंट लिए थे, फोटो करंट, और इधर इंटेंसिटी I1, I2 एंड I3 इस तरह से हम लोगों ने देखा था। तो I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। देखिए सेचुरेशन करंट है, लेकिन हर लेवल में इंटेंसिटी ज़्यादा होने से देखिए फोटो करंट जो है इंक्रीज हुआ है, और सेचुरेशन करंट का भी क्या है, मान इंक्रीज हो रहा है। तो इस प्रकार से जो है आप ग्राफ को एनालिसिस करिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, तो आपको जो है कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। इसका भी वीडियो जो है हमने पहले बनाकर डाला हुआ है, उसको आप इसको देख सकते हैं। सी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ वन गोज on increasing the wavelength of light incident on the metal surface, keeping its intensity constant, emission of the photoelectron stop at the certain wavelength for these metals। तो अगर देखिए इस कंसेप्ट को, तो अगर हम लोग जानते हैं एनर्जी का रिलेशन E बराबर होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू के इक्वल होता है, एंड दिस इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा के इक्वल है। एंड क्वेश्चंस के अनुसार कह रहा है कि इफ वन गोज ऑन इंक्रीजिंग द वेवलेंथ, यानी लेमडा को क्या किया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है। तो यदि लेमडा इंक्रीज करेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी न्यू होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जब न्यू डिक्रीज होगा तो एनर्जी भी जो इंसिडेंट हो रही है लाइट, उसकी एनर्जी जो है कम होती जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से इमिट कराने के लिए उसके वर्क फंक्शन कहें या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहें, उससे ज़्यादा एनर्जी रखना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई मेटल है, इस मेटल में जो है वर्क फंक्शन का मान जो है 2.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यदि ये लाइट जो है इंसिडेंट हो रहा है, इसकी एनर्जी हम कहें कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना नहीं होंगे। अगर कहते हैं कि 2.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जो है इंसिडेंट हो रहा है इस मेटल सरफेस पे, और इसका वर्क फंक्शन जो है 2.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इमिट हो जाएंगे। लेकिन यह वैल्यू जो है डिक्रीज करेगा वेवलेंथ के बढ़ने से, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के साथ। तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी का मान घटते जाएगा, और घटते घटते उस फ्रीक्वेंसी पे पहुंच जाएं जहां जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यदि इस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का अगर लाइट इंसिडेंट होगा मेटल के सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन जो है इमिट होना बंद हो जाएंगे, तो हमारा फोटो करंट क्या हो जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। तो क्वेश्चंस कह रहा था इफ वन गोज ऑन द इंक्रीजिंग द वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, keeping it intensity constant, emission of photoelectron stop at a certain wavelength of this metal। Yes,
और वह होगा कि जो इंसिडेंट लाइट जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या हो जाए, बिलो हो जाए, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इमिट होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो करंट क्या हो जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। तो आप समझ पाए इस क्वेश्चन को। यदि और बेहतर तरीके से समझना है तो पीछे जो है वीडियो पड़ा हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, आप उसको देख सकते हैं। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27 में जो है मास डिफेक्ट की बात किया गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो डिफाइंड मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस, डिस्क्राइब द फिजन प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस। तो यदि मास डिफेक्ट की बात किया जाए, मास डिफेक्ट की बात करें तो जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। इस लेवल में हम लोग न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जानते हैं, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। जिस प्रकार से मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल में नए नए एलिमेंट्स का खोज जारी है ऑन द बेसिस ऑफ जो है एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर, उसी प्रकार से न्यूक्लियस के अंदर भी कई सारे पार्टिकल्स का खोज जारी है, जिसको हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। अगर इसके अंदर जो है ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका चार्ज और मास नहीं है लेकिन उनकी स्पिन एग्जिस्ट करता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन कहें तो नए नए पार्टिकल का जो है इसमें खोज जारी है, और उसमें लेप्टॉन्स, हेड्रॉन्स, पाइमिसॉन्स, बोसॉन्स, इस तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। लेकिन इस लेवल में बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर जो है दो कण को हम लोग जान रहे हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो मास डिफेक्ट की जब बात आती है तो मास ऑफ द न्यूट्रॉन अगर देखें तो हम लोग कहें कि mn इज द मास ऑफ द न्यूट्रॉन, मास ऑफ द न्यूट्रॉन, एंड mp इज द मास ऑफ द प्रोटॉन, मास ऑफ द प्रोटॉन, एंड mn इज द mass of the nucleus। न्यूक्लियस की मास जो है, ये तीन चीज को देख रहे हैं, मास ऑफ द न्यूट्रॉन्स, मास ऑफ द प्रोटॉन जिसको न्यूक्लियॉन्स कह रहे हैं, और मास ऑफ द न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से समझिए कि यदि कोई बैग है, बैग का वजन अगर करते हैं और बैग के जितने भी सामान उसके अंदर हैं सबका वजन करते हैं, सबको अलग अलग जोड़े, तो वह बैग के जो टोटल मास है उससे ज्यादा मिलता है, यानी मास में डिफेक्ट आ गया। जितना वजन बैग का था उतना ही बैग के जितने भी सामान है उसके अंदर सबको वजन कर और बैग को वजन कर सबको जोड़ दें तो टोटल बैग के वजन के बराबर होना चाहिए। लेकिन यदि एक्स्ट्रा मिल रहा है तो क्या है, मास डिफेक्ट कहलाएगा। उस एक्स्ट्रा वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से समझिए कि ये जो हमारा न्यूक्लियस है, एक समय के लिए मान लीजिए कि ये बैग है और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं इसके अंदर हैं, तो इन दोनों का यदि मास कहें, मास ऑफ द न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ द प्रोटॉन, इंडिविजुअल इनके मास को यदि हम जोड़ें और टोटल मास न्यूक्लियस की मास से कंपेयर करें तो यह जो मास का जो सम है वह ग्रेटर मिलता है मास ऑफ द न्यूक्लियस से, और यही जो है हमें मास डिफेक्ट लाता है। तो अगर कहें कि मान लेते हैं कि एक न्यूट्रॉन का मास mn है, तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, z,
तो एक प्रोटॉन का मास mp है तो z प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा, z इंटू mp। इसी प्रकार से अगर न्यूट्रॉन की संख्या को निकालें तो एटॉमिक मास माइनस जो है एटॉमिक नंबर a माइनस z, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एक न्यूट्रॉन का मास mn है, इसलिए अगर कहें a माइनस z न्यूट्रॉन का मास कितना होगा तो a माइनस z इंटू mn के इक्वल होगा। इस प्रकार से समझिए कि एक पेन की कीमत 2 रुपए है तो 10 पेन की कीमत कितनी होगी, 2 इंटू 10 दैट इज 20। ठीक इसी प्रकार से एक प्रोटॉन का मास mp है तो z प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा, z इंटू mp। एक न्यूट्रॉन का मास mn है तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, a माइनस z, इसलिए टोटल मास कितना हो गया न्यूट्रॉन का, a माइनस z इंटू mn। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सम यदि करें तो a माइनस z इंटू mn प्लस z इंटू mp माइनस, अब इसमें से अगर न्यूक्लियस के मास को घटा दें, मास ऑफ द न्यूक्लियस किसके इक्वल होगा, तो ये देखिए मास का डिफरेंस एक ग्रेटर वैल्यू है तो ये हमें कुछ मास मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं, मान लेते हैं चेंज को डेल्टा m से डिनोट करें तो डेल्टा m इज इक्वल टू किसके इक्वल आया, डेल्टा m इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोटॉन दैट इज z इंटू mp प्लस m a माइनस z इंटू mn माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस। ये हमारा जो है मास डिफेक्ट कहलाता है। और चूंकि आइंस्टीन के अनुसार जो है मास जो है एनर्जी में एक्सचेंज होगा, तो इस डेल्टा m के कारण, क्योंकि आइंस्टीन का एक फेमस इक्वेशन जो कहता है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर के इक्वल होता है, तो यह भी मास एनर्जी हमें प्रोवाइड करेगा। वह एनर्जी किसके इक्वल होगा, यानी बाइंडिंग एनर्जी कहलाता है, यही एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी कहलाता है। दिस इज इक्वल टू डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस a माइनस z इंटू मास ऑफ द न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस इंटू सी स्क्वायर। बाइंडिंग एनर्जी की बात कहें तो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to bind the nucleons in the nucleus, that energy is known as binding energy। या कह सकते हैं जो एनर्जी मास डिफेक्ट के कारण प्रोड्यूस होता है उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया कि डिफाइंड मास डिफेक्ट, तो मास डिफेक्ट को यदि डिफाइंड करते हैं तो जो न्यूक्लियंस का जो मास का जो सम है वो न्यूक्लियस के मास से ज़्यादा होता है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो हमें प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट कहते हैं। एंड बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन करना है तो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड द न्यूक्लियंस इन द न्यूक्लियस दैट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। या कह सकते हैं द एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड टू मास डिफेक्ट, दिस एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। Describe the fusion process on the basis of binding energy per nucleons। तो अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात किया जाए तो दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास के इक्वल होता है। और यदि इस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ यदि ध्यान दें, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और एटॉमिक मास के बीच का जो ग्राफ का कुछ नेचर इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो ये जो ग्राफ जो है मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है आयरन का देखने को मिलेगा Fe, इसीलिए Fe जो होगा मोस्ट स्टेबल आयरन जिसका एटॉमिक मास कितना होता है 56, मोस्ट स्टेबल एलिमेंट होता है और इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। और जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो हमारा धीरे धीरे जो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ना शुरू होगा। अगर एक 170 तक यदि जाते हैं तो बाइंडिंग
एनर्जी जो है सेचुरेट रहता है। एटॉमिक मास की बात करें तो 170 एटॉमिक मास तक सेचुरेट रहेगा। इसके बाद जो है अगर यूरेनियम की बात करें या फ्यूजन, जहाँ पे हमें फ्यूजन प्रोसेस देखने को मिलता है, जहाँ एटम हमारा अनस्टेबल हो जाए, यानी जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो है प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाता है, जिसमें डीके प्रोसेस होने लगता है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है सेचुरेशन से कम होना शुरू हो जाएगा, लगभग 7.5 के अराउंड हो जाएगा। तो वहाँ पे हमें फ्यूजन प्रोसेस देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन में यही कहा गया है कि डिस्क्राइब द फ्यूजन प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि एटॉमिक मास जो है 56 से लेकर 170 के बीच में जो है सेचुरेशन रीजन में लगभग रहता है, और इसके बाद जो है 170 के बाद जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मान घट जाता है। जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो गया है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा, हैवी न्यूक्लियाई हो गया, और हैवी न्यूक्लियाई में ही हमें फ्यूजन प्रोसेस देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से है ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस को। बी नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 27 का यदि बी नंबर क्वेश्चंस को देखा जाए तो बी नंबर क्वेश्चंस में कह रहा है कि ड्यूट्रॉन कंटेन अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड हैज अ मास ऑफ 2.0। ड्यूट्रॉन का जो मास दिया गया है H12, इसका मास गिवन है कितना, 2.2.01353 AMU। ये जो है ड्यूट्रॉन का मास गिवन है, और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। प्रोटॉन का मास यदि कहा जाए, मास ऑफ द प्रोटॉन जो है किसके इक्वल गिवन दिया गया है, 1.00727 AMU, एंड मास ऑफ द न्यूट्रॉन गिवन है कितना जो है 1.00865 AMU। तो ड्यूट्रॉन के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है ड्यूट्रॉन के केस में दोनों की संख्या बराबर होता है। तो यदि न्यूक्लियस, ड्यूट्रॉन का जो है न्यूक्लियस का मास ये गिवन है और न्यूक्लियॉन्स का मास यही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, तो 1 से जेड की वैल्यू कितना हो गया, जेड बराबर 1, एंड न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी इसमें, तो a माइनस जेड, ए कितना है 2 माइनस 1 दैट इज 1। यानी ड्यूट्रॉन के केस में प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन भी 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो इतना ही वैल्यूज रहेगा। तो अगर मास डिफेक्ट को निकालना चाहते हैं तो डेल्टा एम किसके इक्वल होगा, तो इन दोनों वैल्यूज को जोड़ दीजिए, मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस मास ऑफ द न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस, दैट इज, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस मास ऑफ द न्यूट्रॉन माइनस 2.01353, और ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे गिवन है। तो दिस इज इक्वल टू 1.007277 प्लस 1.008665 माइनस 2.01353। यदि इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो जो डेल्टा हमें प्राप्त होगा, डेल्टा एम जो मास किसके इक्वल हो रहा है, दोनों को यदि सॉल्व किया जाए तो ये किसके इक्वल प्राप्त हो रहा है, 0.023 AMU के इक्वल मिल रहा है। तो इस मास के कारण जो बाइंडिंग एनर्जी होगा, क्योंकि क्वेश्चंस में कहा गया है कि ड्यूट्रॉन कंटेन अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड हैज द मास इतना, कैलकुलेट द मास डिफेक्ट फॉर इट in U and its energy equivalence in the mega electron volt, यानी बाइंडिंग एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के टर्म्स में निकालना है।
तो हम लोग जानते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी जो होगा, बाइंडिंग एनर्जी दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर के इक्वल होता है। हम लोग जानते हैं कि यदि 1 AMU के द्वारा जो 1 AMU जो है मास जो है कितने एनर्जी के इक्वल होता है, तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के इक्वल होता है। और यहाँ पे कितना इसकी वैल्यूज है, तो 0.023 MU के इक्वल है। यानी बाइंडिंग एनर्जी इसके कारण निकल कर जो आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0.023 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको यदि सॉल्व करें तो हमें जो है बाइंडिंग एनर्जी निकल कर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यूज होगी। तो इस प्रकार से हम लोग जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहें या बाइंडिंग एनर्जी कहें, हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले मास डिफेक्ट निकाल लेंगे जितना AMU में आएगा और 931.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो वह एनर्जी के रूप में हमें प्राप्त होगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के रूप में प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 28 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 28 क्वेश्चन नंबर में कहा गया है, ड्रॉ द सर्किट अरेंजमेंट फॉर स्टडिंग VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PN जंक्शन डायोड। यानी VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PN जंक्शन डायोड के बारे में बताना है और सर्किट डायग्राम। तो इसका मतलब है कि हमें दो केस इसमें देखना होगा, एक फॉरवर्ड वैस और एक रिवर्स वैस में। तो PN जंक्शन डायोड का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से होता है, P टाइप और N टाइप। इसको हम लोग बोलते हैं P टाइप और इसे हम लोग बोलेंगे N टाइप। PN जंक्शन डायोड अगर फॉरवर्ड वैस में कनेक्ट करना है तो P टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और N टाइप को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा जो PN जंक्शन डायोड जो है फॉरवर्ड वैस में होगा। चूंकि इसका फंक्शन को देखना, इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखना है, तो हम वोल्टेज को यहाँ से बदलेंगे। तो वोल्टेज को हम कैसा रखेंगे, बैटरी को कैसा रखेंगे, वेरिएबल बैटरी का यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे एरो का सिंबल कर रहे हैं। चूंकि वोल्टेज को देखना है इसलिए एक वोल्ट मीटर इसमें लगा देते हैं जो कि वोल्टेज मेजर करेगा और वोल्टेज को हम लोग इस सर्किट में देख पाएंगे। चूंकि PN जंक्शन डायोड जब फॉरवर्ड वैस में काम करता है तो उस समय करंट को देखने के लिए एक आमीटर लगाएंगे और यह करंट चूंकि मिली एम्पियर में प्राप्त होता है तो आमीटर जो है एक मिली एम्पियर करंट मेजर करने के लिए इसमें लगा देते हैं और दोनों की वैल्यूज अब वोल्टेज को चेंज करते जाएंगे। V वर्सेस I ग्राफ खींचना है, V और I की रीडिंग को जो है नोट करते जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ देखने को मिलेगा, कुछ इस प्रकार से ग्राफ जो है देखने को मिलता है और ये जो ग्राफ है ये फॉरवर्ड वैस कहलाता है। फॉरवर्ड वैस में ये हमें ग्राफ नेचर देखने को मिलेगा। यदि ये जो PN जंक्शन डायोड है तो अगर हम सिलिकॉन का बना है तो हमें ये जो ग्राफ जो यहाँ पे चेंज हमें देखेगा 0.7 पे प्राप्त होगा फॉर सिलिकॉन के केस में जो सडनली चेंज हो रहा है यहाँ पे वैल्यूज किसके इक्वल है 0.7 होगा। वहीं जब जर्मेनियम से बना हुआ PN जंक्शन डायोड है उस केस में जो है ये देखने को 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो जर्मेनियम के केस में 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे ही हमें करंट जो है सैचुरेट हो जाएगा। तो ये हमें जो है फॉरवर्ड वैस का जो है सर्किट डायग्राम है और इसका जो है ग्राफ है। इसमें हमने वोल्टेज को कंसीडर किया है और इधर हम लोग जो है करंट को कंसीडर कर रहे हैं और ये करंट कैसा है मिली एम्पियर में करंट देखने को मिलता है। यदि रिवर्स वैस की बात किया जाए तो रिवर्स वैस में जो है PN जंक्शन डायोड को
पी टाइप को किधर, बैटरी के नेगेटिव से, और एन ये हमारा पी टाइप और एन टाइप है। फॉर रिवर्स बायस के केस में पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से। तो ये हमारा जो है रिवर्स बायस में जो है पीएन जंक्शन डायोड वर्क करना शुरू करेगा। वेरिएबल बैटरी रखते हैं, वोल्टेज को मेजर करने के लिए यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देते हैं। चूंकि जो रिवर्स बायस सिचुएशन होता है वह अनफेवरेबल सिचुएशन होता है। रिवर्स बायस के केस में डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई ज़्यादा होती है। यह हाईली डोपिंग करने के बाद इसमें करंट प्राप्त होता है। जेनर डायोड जो होता है रिवर्स बायस में काम होता है, करता है 1000 टाइम्स मोर जो है डोपिंग का कंसंट्रेशन जो है जेनर डायोड को बनाने में स्पेशल टाइप ऑफ डायोड होता है पीएन जंक्शन डायोड। तो डोपिंग के कंसंट्रेशन के बाद इसलिए इसमें कम अमाउंट ऑफ करंट होगा, इसलिए यहाँ पे करंट को मेजर करने के लिए अब मिलीमीटर नहीं माइक्रो एम्पियर का करंट प्राप्त होता है। तो एक आमीटर हम लोग लगाएंगे कि माइक्रो एम्पियर का करंट प्राप्त करें। चाहे तो यहाँ पे एक स्विच लगा सकते हैं कंट्रोलिंग करने के लिए। तो ये हमारा जो है इसमें भी एक स्विच लगा सकते हैं, हाँ इस प्रकार से स्विच जो है। तो हम लोग जो है रिवर्स बायस में वोल्टेज को चेंज करते जाएंगे, बैटरी को चेंज करते जाएंगे और करंट और वोल्टेज को मेजर करेंगे। तो कुछ ग्राफ हमारा VI कैरेक्टरिस्टिक अगर ड्रॉ करें पीएन जंक्शन डायोड का तो ये हमारा ग्राफ मिलेगा। और इस वोल्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज इसको बोलते हैं। ब्रेकडाउन जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है यहाँ पे प्राप्त होगा। तो रिवर्स बायस में स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड जो हम लोग वर्क कराते हैं, जिसको हम लोग जेनर डायोड कहते हैं, जिससे हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में डिवाइस बनाते हैं। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है पीएन जंक्शन डायोड का जो है VI कैरेक्टरिस्टिक के रूप में हम लोग जो है ये जो है रिवर्स के लिए है। यहाँ पे करंट जो होगा माइक्रो एम्पियर में मिलेगा और इधर जो है फॉरवर्ड बायस में करंट जो होगा वो मिली एम्पियर में करंट प्राप्त होगा। तो आप इसको जो है समझ पा रहे हैं। सो दैट द शेप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डायोड, तो जो ग्राफ में बनाया गया है VI कैरेक्टरिस्टिक, इसी को ड्रॉ करना है B नंबर क्वेश्चंस में। C नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेंशन टू इंफॉर्मेशन दैट यू कैन गेट फ्रॉम दिस कैरेक्टरिस्टिक। तो यानी इस कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे यदि हम लोग कुछ अगर देखें तो अगर इस ग्राफ का जो स्लोप है, जो फॉरवर्ड बायस कहें या रिवर्स बायस, इस ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप को यदि कैलकुलेट करते तो डेल्टा V अपॉन में डेल्टा I यह किस के बारे में बताएगा, तो ये रेजिस्टेंस के बारे में बताएगा कि कितना रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए सिंपली हम क्या कर दें कि इस ग्राफ का जो है स्लोप को निकाल सकते हैं। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो किस मटेरियल, कौन सा मटेरियल्स यूज है पीएन जंक्शन डायोड जो है, कि सिलिकॉन का बना हुआ है कि जर्मेनियम का बना हुआ है। देख रहे हैं कि अगर जर्मेनियम का यूज करेंगे तो हमें 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन का यूज करें तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त हो रहा है। तो इस ग्राफ के आधार पे हम लोग दो रिजल्ट देख पा रहे हैं, एक जो है जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए अलग सिचुएशन, और दूसरा जो है कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वह रेजिस्टेंस को बता रहा है। तो आई होप कि इस कंसेप्ट को आप समझ पाए हैं। तो सेक्शन सी के जो है सभी क्वेश्चंस इस सेट का बन गया है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन सेक्शन डी का जो है अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।